कक्षा 9 के भैयाओं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट यूनिट के डिवाइस के कैटेगरी में आने वाले जितने डिवाइसेस हैं उनके बारे में विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। उसके जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, ALU, CPU और मेमोरी। तो आइए उनके बारे में हम विस्तार से डिस्कशन करते हैं। चलिए आज हम कंप्यूटर के दूसरे यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे वास्तविक जीवन में हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है वो IPO साइकिल द्वारा किया जाता है। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी 3 फेज होते हैं, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में आने वाले डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब चलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आज हम समझने का प्रयास करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 सब यूनिट में डिवाइडेड होता है और पहला यूनिट होता है ALU, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि इसका नाम है, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वह इस यूनिट द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अगर हमने डाटा दिया है और डाटा पर किसी तरह का अरिथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो वह डाटा वो प्रोसेसिंग अरिथमेटिकल ऑपरेशन ALU परफॉर्म करता है, और जितने भी लॉजिकल डिसीजन लेने होते हैं वह ALU परफॉर्म करता है। अरिथमेटिकल ऑपरेशन जैसे हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी जितने अरिथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है, प्रोसेस करना होता है, तो वह हमारे CPU के पहले पार्ट द्वारा किया जाता है। और जितने भी लॉजिकल डिसीजन लेने होते हैं यानी कि ऐसे डिसीजन जो कि किसी तर्क पर आधारित होते हैं कि क्या X बड़ा है Y से और क्या X बड़ा है Z से। अगर X बड़ा होगा Y से और X बड़ा होगा Z से तो हम कह देंगे कि X बड़ा है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इस यूनिट द्वारा प्रोसेसिंग फेज में जितने भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करने होते हैं वह काम ALU करता है, और जितने भी लॉजिकल डिसीजन लेने होते हैं यानी कि निर्णय लेने होते हैं, यानी कि टेस्ट कंडीशन द्वारा हमें किसी काम को करना होता है। जैसे यहाँ हमें X को प्रिंट करना है जो कि सबसे बड़ा होगा, तो उसके लिए हम एक टेस्ट कंडीशन देंगे कि क्या X Y से बड़ा है और क्या X Z से बड़ा है। अगर यह टेस्ट कंडीशन सही हुआ तो X को बड़ा कर देंगे, अगर नहीं तो हम दूसरे नंबर को चेक करेंगे कि क्या Y बड़ा है X से और क्या Y बड़ा है Z से। अगर ऐसा होता है तो हम Y को प्रिंट करा देंगे। कहने का मतलब, अगर प्रोसेसिंग द्वारा, हमने बताया था कि इनपुट यूनिट द्वारा हम डाटा इनपुट करते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग में अगर अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करने हैं या किसी तरह का निर्णय लेना है, ऐसा निर्णय जो हमारे द्वारा दिए गए किसी टेस्ट कंडीशन पर आधारित होता है, ऐसे सारे ऑपरेशन ALU करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पहला सब यूनिट ALU हमारे द्वारा दिए गए डाटा पर अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है और लॉजिकल डिसीजन लेता है। अगला यूनिट है CU, इसका फुल फॉर्म होता है
कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, जैसा कि इसका नाम है कंट्रोल, हमारे प्रोसेसिंग फेज को कंट्रोल करना इस कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनपुट यूनिट द्वारा सही ढंग से डाटा आए, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल यूनिट की होती है। जो डाटा इनपुट हुआ है, अगर उस पर अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस डाटा को एलयू के पास भेजना कंट्रोल यूनिट का काम है। एलयू अपना अर्थमेटिकल ऑपरेशन कर लेगा, लॉजिकल डिसीजन ले लेगा। जब अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो जाए या लॉजिकल डिसीजन ले लिए जाएं, तो उस डाटा को रिसीव करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। अगर प्रोसेसिंग फेज में डाटा को कंप्यूटर में थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है, तो उस डाटा को मेमोरी यूनिट में भेजना कंट्रोल यूनिट का काम है। जब भी आवश्यकता पड़ती है मेमोरी यूनिट से उस डाटा को फेच करने की, रीड करने की, तो यह काम भी कंट्रोल यूनिट का है। अगर यूज़र डिमांड करता है कि उस डाटा को आउटपुट यूनिट पे भेजा जाए, तो यह काम भी कंट्रोल यूनिट का है। कंट्रोल यूनिट हमारे पूरे प्रोसेसिंग फेज को कंट्रोल करता है। इनपुट यूनिट द्वारा डाटा लेना कंट्रोल यूनिट का काम है। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल डिसीजन के लिए एलयू के पास भेजना यह कंट्रोल यूनिट का काम है। प्रोसेसिंग हो जाने के बाद से उस डाटा को रिसीव करना कंट्रोल यूनिट का काम है। मेमोरी में थोड़ी देर के लिए स्टोर करने के लिए भेजना यह काम कंट्रोल यूनिट का है। जब आवश्यकता होती है उस डाटा को, तो उस डाटा को रीड करना, गेट करना, रिट्रीव करना, फेच करना यह कंट्रोल यूनिट का काम है। और जैसा हमारा डिमांड होता है उसके अनुसार आउटपुट यूनिट पर भेजना यह कंट्रोल यूनिट का काम है। कंट्रोल यूनिट हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है और यह हमारे द्वारा, इसके द्वारा प्रोसेसिंग फेज में जितने भी प्रोसेसिंग होती है उसे कंट्रोल किया जाता है। इनपुट यूनिट द्वारा डाटा रिसीव करना कंट्रोल यूनिट का काम है। अगर डाटा किसी वजह से सही ढंग से इनपुट नहीं हुआ है, तो फिर से इनपुट यूनिट द्वारा उसे मांगना कंट्रोल यूनिट का काम है। कंट्रोल यूनिट हमारे पूरे प्रोसेसिंग फेज को कंट्रोल करता है। अब चलते हैं तीसरे यूनिट के बारे में। तीसरा यूनिट है एमयू, जिसे मेमोरी भी कहते हैं या मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। प्रोसेसिंग फेज के दौरान अगर डाटा को कुछ देर के लिए रखना है, होल्ड करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए हम मेमोरी यूनिट का यूज करते हैं। मेमोरी हमारे डाटा को टेम्पोररी, अस्थायी रूप से कंप्यूटर की मेमोरी में रखता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू का जो पार्ट होता है मेमोरी यूनिट, यह प्राइमरी मेमोरी यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट में डाटा को टेम्पोररी स्टोर किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेमोरी यूनिट डाटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। थोड़ी देर का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने 2 लाइन टाइप किया और इस 2 लाइन को सेव कर दिया, फिर उसके बाद से 3 लाइन आपने और टाइप किया, कुल 5 लाइन आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाता है, तो अगली बार जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो आपको यही 2 लाइन मिलेगा, क्योंकि इसको आपने सेव कर लिया था। जब हमने 2 लाइन टाइप किया था तो वह 2 लाइन मेमोरी यूनिट में था। जब हम सेव किए थे तो वो डाटा सेकेंडरी मेमोरी में चला गया था और अगली बार जब कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया तो यहाँ से वही 2 लाइन हमें फेच हुआ, क्योंकि यह मेमोरी यूनिट टेम्पोररी इन नेचर होता है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट इन नेचर होती है।
जो कि डाटा को परमानेंट स्टोर करता है। मेमोरी यूनिट में जो भी डाटा रहेगा वो टेम्पोरेरी रहेगा, कुछ देर के लिए रहेगा, लेकिन अगर उसको हमने सेव कर दिया तो वो परमानेंट इन नेचर हो जाता है, परमानेंट स्टोरेज में जाकर के स्टोर हो जाता है। सीपीयू का पार्ट एमयू टेम्पोररी स्टोरेज होता है और यह वोलेटाइल इन नेचर होता है। वोलेटाइल इन नेचर यानी कि यह वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जब तक कंप्यूटर चलता रहेगा मेमोरी यूनिट के डाटा बने रहेंगे, और जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा मेमोरी यूनिट का डाटा इरेज हो जाएगा, इसलिए हम इसे टेम्पोररी स्टोरेज कहते हैं। अगर आपको उसको परमानेंट सेव करना चाहते हैं तो उसे आपको सेकेंडरी मेमोरी में भेजना होगा, तभी वो हमेशा बना रहेगा। फिलहाल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेमोरी यूनिट प्राइमरी मेमोरी होता है और यह टेम्पोररी स्टोरेज करता है और यह वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। कंप्यूटर चल रहा है, डाटा है, कंप्यूटर बंद हो गया, डाटा समाप्त हो जाएगा। यह प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोम एंड रैम। रोम का फुल फॉर्म और रैम का फुल फॉर्म सबको पता होगा। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी यूनिट यह प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी क्योंकि यह हमारे सीपीयू का पार्ट होता है। प्राइमरी मेमोरी में दो भाग होते हैं। पहला रीड ओनली मेमोरी, जैसा इसका नाम है, ऐसी मेमोरी जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं। इस मेमोरी का दूसरा नाम है बूटस्ट्रैप लोडर। प्राइमरी मेमोरी में जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, उसमें लिखे गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। रोम में लिखे गए मेमोरी का प्रयोग केवल कंप्यूटर या डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए होता है, इसलिए इसे हम बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं। इस मेमोरी से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इस मेमोरी में लिखे गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। इसका तीसरा नाम है फर्मवेयर। फर्मवेयर ही हमारा रोम है, फर्मवेयर ही हमारा बूटस्ट्रैप लोडर है। फर्मवेयर काफ़ी आजकल पॉपुलर हो गया है, क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल है तो कुछ दिनों बाद उसमें अपडेट्स आते हैं, और अपडेट को अगर हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो हमारे डिवाइसेस के बूटिंग इंस्ट्रक्शन में परिवर्तन होता है और हमारा डिवाइस नए तरीके से स्टार्ट होता है। दूसरी जो मेमोरी होती है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम मतलब होता है अचानक, और एक्सेस का मतलब होता है रीड और राइट। ऐसी मेमोरी जिसे हम अचानक जब चाहें तब पढ़ सकें या जब चाहें तब उसे उसमें लिख सके, ऐसी मेमोरी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपने 2 लाइन टाइप किया तो जो हमने टाइप किया है वो रैम में पड़ा रहता है। 2 लाइन टाइप किया और इसको अगर हमने सेव किया तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में चला गया, और सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट इन नेचर होता है। फिर जो हमने 3 लाइन टाइप किया था वह हमारे रोम में पड़ा था, लेकिन हमने सेव नहीं किया था तो यह 3 लाइन सेकेंडरी मेमोरी में नहीं गई थी,
2 लाइन पहले सेव था वो सेव हो गया था। इसलिए अगली बार जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो हमें 5 लाइन नहीं मिलेगी, जितने लाइनें हमने सेकेंडरी स्टोरेज में भेज दिया था वही मिलेगा। तो कंप्यूटर पर हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है वो रोम में किया जाता है, सॉरी रैम में किया जाता है, और रीड ओनली मेमोरी तो हमारे डिवाइस को केवल स्टार्ट करने के लिए होता है, और इसका नाम ही है रीड ओनली, ऐसी मेमोरी जिसे हम केवल पढ़ सकें। चलिए रिवाइज करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पहला यूनिट ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोसेस के लिए होता है। डाटा प्रोसेसिंग के दौरान जितने भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन होंगे वह ALU परफॉर्म करता है। दूसरा था CU, हमारे प्रोसेसिंग फेज को कंट्रोल करना, इस कंट्रोल यूनिट का काम है। और CPU का पार्ट मेमोरी टेम्पोररी स्टोरेज के लिए होता है। टेम्पोररी स्टोरेज के लिए होता है, इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इन्हीं 3 यूनिट द्वारा हमारे कंप्यूटर में इनपुट डाटा का प्रोसेसिंग किया जाता है, और डाटा प्रोसेसिंग के बाद हमारा डाटा का स्वरूप बदल जाता है और वह इंफॉर्मेशन में बदल जाता है।